प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, जब शहर नए नए बस रहे थे तब हर एक का एक ज़ाती मकान हुआ करता था। एक मकान में एक ख़ानदान रहा करता था और बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजरती थी। अच्छे बुरे के खुद ज़िम्मेदार होते थे। उसके बाद जब ख़ानदान बढ़ने लगे तो वही सिंगल विलाज 2 फ्लोर के या 3 फ्लोर के मकानों में तब्दील होने लगे, जिसमें जॉइंट फैमिली रहा करती थी। उसके बाद ऐसा दौर आया कि शहर तेज़ी से गुंजान आबादी में तब्दील हो गया और शहर में जगह की किल्लत महसूस होने लगी। इस किल्लत को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जो कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि हाई राइज, जो आसमान को छूने वाली बिल्डिंगों का जो है आगाज़ हुआ। ऐसी बिल्डिंगें तामीर होने लगी और पहले तो इनिशियल स्टेजेस में था, उसके बाद अब तो बिल्कुल लग्जरी अपार्टमेंट्स भी बनने लगे। इतना सब होने के बावजूद अगर किसी अपार्टमेंट ड्वेलर की छत टपकती है तो ना तो वो रहने वाला उस छत टपकने का जिम्मेदार होता है और ना ही उसको इख्तियार होता है कि उसको रिपेयर कर सकें, क्योंकि जो आपकी छत है वो किसी और का फ्लोर है। अगर वो फ्लोर ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है, उसमें से अगर लीकेजेस है, ख़ासतौर पर टॉयलेट्स में अगर लीकेजेस है तो फिर मुसीबत आप पर आती है। ऐसे जो संगीन मसाइल को एड्रेस करने के लिए अपार्टमेंट्स में सोसाइटीज़ हुआ करती हैं, वेलफेयर सोसाइटीज़। वेलफेयर सोसाइटीज़ मीटिंग्स करती हैं और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। मगर जहाँ जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने मसाइल भी होते हैं, धांधलियाँ होती हैं और लापरवाही भी होती है, कोताहियों का शिकार भी होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या है नानक रामगुड़ा, हैदराबाद के बहुत ही पॉश इलाके नानक रामगुड़े में वाक़ गोल्फ एज रेजिडेंस का। गोल्फ एज रेजिडेंस में कुछ अपार्टमेंट ड्वेलर्स, एक तो उनके फ्लोर से छत टपक रही है, दूसरे वो अपनी बालकनी को कब्जा कर लिए हैं। वो बालकनी को रूम की तरह बनाकर रह रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोलैप्स होकर दूसरे मकीनों को ख़तरा हो सकता है। तकरीबन 1500 लोग इसमें मुतासिर हो सकते हैं। इसकी वजह से वहाँ के अपार्टमेंट ड्वेलर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने अपने सारे मसाइल रखे। हमने वेटरन एक्टर डॉक्टर नरेश विजय कृष्णा से बात की और उनसे तफसीलात जानने की कोशिश की। तो जनाब डॉक्टर नरेश विजय कृष्णा ने इस तरह से उस अपार्टमेंट के हालात को बयान किया। Apartments, 487 apartments, 1,500 people are residing here. We built the apartments with the builder. It is a very peaceful thing. One man, Mr. Madhav Koneru, very mischievous, suspicious man, entered into the politics. He had an illegally elections during lockdown time. Also, police complaint has been given. He has taken charge of the committee without the consent of the previous committee. Then he has encouraged deviations, where because of the deviation already 3 flats have been deviated, totally neglecting fire safety and also the GHMC norms, and one roof came down. So just here nearby 6th floor one building also fell before. Okay. So now it is a serious safety concern for 1,500 people. But now if people are trying to approach him, he is threatening them. He is threatening them with dire consequences. 3 families are already left, not able to take his torture. Now the torture is coming to me. He has insulted me, put me in the public, saying that I owe money, something, and maybe he is expecting a bribe from me. I will not come. I am a leader. I am a state leader. I am also a public figure and a social activist. We are taking the task. We have already gone to GHMC, met the city chief planner. They have given the complaint. Tomorrow we will take criminal and civil actions against them for harassment, for defamation and society failure. We will also refer to the register of societies. We will soon
work on this. थैंक यू। Thank you. तो नाजरीन, जिस तरह से डॉक्टर नरेश विजय कृष्णा ने बताया कि उनके अपार्टमेंट गल्फ एज में रह रहे एक मकीन की जानिब से जो गलतियां की जाती है, डिविएशंस किए जाते हैं, तो दूसरों को भुगतना पड़ता है। और जब ये बात सोसाइटी के जिम्मेदारान की तरफ लाते हैं तो सोसाइटी के जिम्मेदारान कुछ करते नहीं, बल्कि उल्टा इनके ऊपर जो है रिवर्स हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि किस हद तक भी जाऊंगा और मैं ये मसले को हल करवाऊंगा। ठीक इसी तरह हमने एक और मकीन से बात की, विंग कमांडर जगन मोहन साहब से। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जो डिविएशन साफ दिख रहा है वो है जो स्ट्रक्चरल डिविएशन हुआ है, जिसके होते हुए टावर बी के लॉन्च में, स्काई लॉन्च में फॉल्स रूफ भी पूरा गिर गया था। ऐसा होना बहुत गलत है। तो सब कुछ रिपेयर हो गया है, सब कुछ जैसे था वैसे सब कुछ बना दिया गया है, पर हमारा इच्छा है कि यह देख के और कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हमारा इच्छा है कि गोल्फ एज रेजिडेंसेस में जिसने भी जो भी गलत काम किया है तुरंत अपने आप निकाल लें और सबके साथ शांति और सुखी रहिए। जो भी उल्लंघन हुआ है गलत है, आप सबकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आप अपने आप बहुत समझे हुए लोग हैं, सभी खुश रहिए, सबके साथ रहिए और जो भी किया है उसको निकाल दीजिए अपने आप और सबको जैसा था वैसे बनाइए। थैंक यू। जहां पर अपार्टमेंट्स में किसी के डिविएशंस की वजह से किसी और को परेशानी होती है, तो वहीं पर ये भी मसले आजकल बन रहे हैं कि सोसाइटी की जानिब से धांधलियां, ख़ास तौर पर मालिये में जो धांधलियां होती हैं वो बड़े संगीन मामले होते हैं। किस तरह से रेट फिक्स करना चाहिए, किस तरह से अपार्टमेंट डवेलर से जो फ़ीस ली जाती है, जो मेंटेनेंस की फ़ीस ली जाती है, उसको किस तरह से कहाँ इस्तेमाल करना है, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसमें धांधलियों को आप तक लाते हैं इसी अपार्टमेंट के ट्रेजरर जनाब अनुपम अग्रवाल साहब। इन्होंने तफसील से बताया कि गोल्फ एज रेसिडेंसी में क्या क्या हो रहा है। आइए सुनिए अनुपम अग्रवाल को। मेरा नाम अनुपम अग्रवाल है। मैं गोल्फ एज रेसिडेंसेस का एक ओनर हूँ। गोल्फ एज रेसिडेंसेस 2016 में हुकूमत सर्टिफिकेट मिला था। हम 2017 से गोल्फ एज में रह रहे हैं। तो गोल्फ एज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बिल्डर से डिस्कशन किया, कुछ इश्यूज़ को रिजॉल्व किया, कुछ इश्यूज़ अभी भी पेंडिंग है। तो उसके फाइट करते करते इनिशियली एक कमेटी बना था गोल्फ एज वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, बट वो लोग उतना अच्छा काम कर नहीं रहे थे। तो उसके बाद और एक एसोसिएशन बना। हम लोगों ने प्रीवियस एसोसिएशन को जो गलतियां थी उनको पॉइंट आउट किया और फिर एक नया कमेटी बनाया। बट नया कमेटी बनते ही कुछ लोगों का पर्पस किसी का भला करना था ही नहीं। उनका पर्पस था सिर्फ पर्टिकुलर पोस्ट में कब्जा करना। तो उस कमेटी का मैं भी ट्रेजरर था और जब मैं ट्रेजरर था तो मैंने देखा कि बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, जैसे फाइनेंशियल वेस्टेज हो रहा है, जो एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए वो इनकर हुए जा रहे हैं। बेसिकली क्योंकि ये 400 लोगों का पैसा है, 2 या 3 आदमी डिसाइड नहीं कर सकते कि 400 लोगों का पैसा कैसे खर्च करना है, उनको कितना भी अथॉरिटी हो या कितना भी उनको पावर हो। तो मैंने जब ये सब पॉइंट आउट करना शुरू किया तो मेरा जो करंट जनरल सेक्रेटरी है माधव कनेरू, उनके साथ बहुत क्लैश होने लगा, जबकि मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया था इनिशियली पावर में आने के लिए। जब मैंने ये पॉइंट आउट करना शुरू किया कि हाँ ये गड़बड़ हो रहा है, ये एक्सपेंडिचर वेस्टफुल हो रहा है, तो उन्होंने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया बाकी ओनरों के सामने कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ या वो गलत काम कर रहा हूँ या मुझे फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज नहीं है। बट यू डोंट हैव, आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होने के लिए ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको कोई एक्सपर्टाइजेशन का ज़रूरत नहीं होता है। तो मैंने वो सब जब पॉइंट आउट करना शुरू किया तो हम दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे, लड़ाई होने लगी। तो करते करते मेरा खुद का फुल टाइम जॉब है, तो मैंने सोचा कि नहीं ये सब छोड़ो, बेटर है कि मैं मूव आउट, बेटर है कि मैं कमेटी से निकल जाऊं और अपने काम पे फोकस करूं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक कमेटी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें उसने बहुत ही गंदे आपत्तिजनक शब्द यूज किए थे मेरे लिए, जिसका प्रमाण मैं ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुका हूँ विद ऑल द अदर कमेटी मेंबर्स। सिग्नेचर हुए प्रेजेंट जो उस दिन मौजूद थे वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो इतने आपत्तिजनक शब्द यूज कर सकता है कमेटी में, वो आदमी किसी की भी भलाई करने के योग्य नहीं है और उसे किसी भी कमेटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना आज, ना कल, ना कभी फ्यूचर में। ये देख रहा है कि ऐसे आदमी पे कभी भरोसा नहीं करे। और मुझे रिसेंटली पता चला कि मैं जस्ट अकेला ऐसा विक्टिम नहीं हूँ। उसने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे काम किए हैं कि पैसा लेंड करना, फिर उनमें रिकवरी के लिए टॉर्चर करना, एक ओनर को ये बोलना कि मैं तुम्हें बिल्डिंग के बाहर फेंक दूंगा और वो बिल्डिंग लेडी ओनर अपना घर छोड़ के चले जाए। तो ये बहुत दुख की बात है। ऐसा किसी भी वेलफेयर एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली गोल्फ एज में हो रहा है। तो जो भी ये देख रहे हैं उससे दरखास्त यही है कि ऐसे आदमी से दूर रहें और सावधान रहें। थैंक यू। गोल्फ एज में 400 अपार्टमेंट्स हैं। 487। ओके। तो ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात आपने की है, इसके अलावा भी और कोई इश्यूज हैं? ये और भी कोई कुछ इश्यूज हैं उसमें लोगों का, लाइक जैसे कि मेनली वही है कि ये मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ। मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत सारे ओनर्स एनआरआईज है, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये 40 लाख का मेंटेनेंस है महीने का, तो हम सबको लगता है, या कुछ लोगों को लगता है जिनके पास और कोई काम नहीं है, कि हम उस पर कब्जा कर ले किसी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किस वेंडर को कितना देना है, कैसे देना है, हम डिसाइड करें। तो ये गलत है, राइट? अगर कोई आप पे भरोसा करके अपना एक्सपेंसेस या मनी आपको हार्ड वर्किंग अपना दे रहा है, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो, और वो भी तब जब बिल्डिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो भी एम्यूनिटीज़ हमें बताई गई थी वो प्रोवाइड नहीं किया गया है अब तक कमेटी के थ्रू, वाइल हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इन टर्म, जो कैम होता है कॉमन एरिया मेंटेनेंस, उसका बहुत एक्सपेंसिव हम लोग बियर कर रहे हैं। कितना मेंटेनेंस दे रहे हैं आप? अभी करेंटली 3.8 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, जबकि वही सेम ऑपोजिट रोड के ऑपोजिट दूसरी बिल्डिंग है सुमुद्रा, उसमें 3 रुपए से भी कम है। अच्छा। जिसके में उसमें फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है। तो क्वेश्चन ये है कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है या ग्राउंड पे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कोई भी नॉर्मल इंसान ये क्वेश्चन करेगा कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन वही है कि पैसे इतने खर्च हो रहे हैं तो ग्राउंड पे कुछ चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो बेसिकली पैसा कहाँ जा रहा है, ये संदिग्ध पैदा करता है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं। और इसके लिए हमारी वही मांग है कि एक सब कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें ओनर्स के साइड से लोग, क्वालिफाइड लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं, कि हम वेस्टफुल एक्सपेंसेस कर रहे हैं या हमने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हायर प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिनको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। तो ये किसके इख्तियार में है सब कमेटी फॉर्म करना? सब कमेटी फॉर्म करना तो जनरल बॉडी के हाथ में है, बट उसके लिए बीओडी जो ऑलरेडी कंटेस्टेड है लीगली, जिसको कंटेस्ट किया है, वो अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा 29 अगस्त को एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग था, जो उन्होंने 2 दिन से भी कम समय से पहले कैंसिल कर दिया, जो कि इटसेल्फ जो खुद में सही नहीं था। अब उन्होंने दूसरी मीटिंग बुलाई है 12 सितंबर को, जो गणेश चतुर्थी का एक्सटेंडेड वीकेंड है। वो इटसेल्फ इज गलत कि बहुत कम लोग आ पाएंगे वैसे मीटिंग में। कम लोग जिसमें आ पाए उसमें अगर हम कोई प्रपोजल पास भी करते हैं तो वो ओनर्स के वेलफेयर में नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए ओनर्स को सावधानी से कुछ लोगों के साथ डील करना चाहिए, और इमीडिएटली लोगों का और मेरा पर्सनल डिमांड ये है कि कैम हैज टू बी रिड्यूस्ड टू लेस देन 3 रुपीज। तो क्या जानबूझकर ऐसे टाइम पे रखा गया है कि लोग ज्यादा ना आ पाए? मेरे हिसाब से 100% जानबूझ कर रखा गया है जी। क्योंकि पहले 29 अगस्त को बुलाया गया था और लेस देन 48 आवर्स के पहले उसको कैंसिल कर दिया गया, जो सही नहीं है और जो रूल्स भी परमिट नहीं करते। और हमने फिर भी 29 तारीख को ओनर्स का मीटिंग बुलाया, उसमें जितने भी ओनर्स थे 50 ओनर्स आए थे। उन्होंने कुछ डिमांडें पेश की कि ये सब कमेटी फॉर्म होना चाहिए, जीएसटी का रिव्यू के लिए कमेटी फॉर्म होना चाहिए, कैम के रिव्यू के लिए कमेटी फॉर्म होना चाहिए, बीओडीज में जो माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए, और उनको कभी भी वापस किसी भी एसोसिएशन में वो ना आ पाए, ना आज ना कल ना कभी भी गोल्फ पे जब तक रहे। ये सब कुछ हमारी डिमांडें थी, जो हमने ऑलरेडी मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के भेज दिया गया था। बट अब 12 तारीख की मीटिंग में देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो
जिनको ऑलरेडी लीगली चैलेंज किया है वो क्या करते हैं। अब अगर ये मामला इंटरनली नहीं सुलझता है तो आप आगे क्या कदम उठाना चाहेंगे? तो जैसे बाकी लोगों ने बताया तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ रजिस्टर ऑफ सोसाइटी में क्या क्या प्रोविजन है इसको असंवैधानिक कमेटी साबित करने के लिए, तो हम वो कदम उठाएंगे। ऑलरेडी सिटी प्लानर के पास भी हम गए थे, जो कुछ जो डेविएशन है उसके लिए। थोड़ा डेविएशन के बारे में बताइए। डेविएशन के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो वो दूसरे लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक। मेरा कंसर्न, क्योंकि मैं ट्रेजरर था तो मुझे फाइनेंस के बारे में ज़्यादा पता है, तो जो ज़्यादा खर्चे हो रहे थे या ज़्यादा जो खर्चे नहीं होने चाहिए उनके खिलाफ मैंने जो आवाज़ उठाई थी उसी के खिलाफ मैं अपना कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्योंकि अगर किसी को फर्क नहीं भी पड़ता है तो ना सही, बट मैं तो जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ना कि किसी दूसरे की जेब भरने के लिए, ना ही पैसा वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह से एक जदीद तरीन लोकेलिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए गए अपार्टमेंट का ये हाल है। तो शहर भर में जो छोटे औसत दर्जे के अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा। जो मौजूदा दौर का ये एक अलमिया है कि घर रहते हुए भी ना छत अपना न ज़मीन अपनी, इसके बावजूद सबको मिलजुल के एक दूसरे का ताउन करते हुए रहना होगा। और अगर कोई ताउन नहीं करते हैं, कोई जो है अपनी हदें पार करते हैं, तो उसके लिए सोसाइटी मौजूद होती है। अगर वेलफेयर सोसाइटी ठीक से काम ना करे, यहाँ पर हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है, मुतल्लिका ओहदेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो सोसाइटीज़ हैं उनको इनवैलिड करार दें और नई सोसाइटियों की तश्कील अमल में लाए। तो यहाँ पर हुकूमतों का कोई ना कोई रोल है, और अगर हुकूमतें रोल नहीं करती हैं तो फिर शीराज़ा बिखर के रह जाएगा, लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। अब देखते हैं गोल्फ एज रेसिडेंस और इसके जैसे और बहुत सारे अपार्टमेंट्स किस तरह से पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।